हाय दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह यूसीसी के कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों को 11th क्लास का केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फर्स्ट चैप्टर आपका जो है वह है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आप 9th 10th से ही पढ़ते आ रहे हो केमिस्ट्री को, 9th में भी कुछ चैप्टर थे केमिस्ट्री के, 10th में भी थे। तो आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट, जो केमिस्ट्री के कुछ कॉन्सेप्ट हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रसायन विज्ञान की। भाई रसायन विज्ञान क्या है, सबसे पहले ये हम जान लें, फिर आगे जो कॉन्सेप्ट हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सिंपल सा है, रसायन विज्ञान क्या है बच्चों, कि विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, रूपांतरण तथा उनके उपयोगों का अध्ययन किया जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। तो रसायन विज्ञान अगर पूछता है कोई, तो विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, रूपांतरण तथा उसके उपयोगों का हम क्या करें, अध्ययन करें, वह क्या होता है, रसायन विज्ञान। तो बात आती है, देखो रसायन विज्ञान में किन किन चीज़ों की अगर रसायन विज्ञान के डिफिनेशन दिया जाता है, रसायन विज्ञान की परिभाषा दी जाती है, तो उसमें किस किस बातों का जिक्र किया जाता है। वो पहला बात जो है मुख्यतः वह है पदार्थ। वह क्या है, पदार्थ। रसायन विज्ञान के अंतर्गत पदार्थ के संगठन, संरचना, रूपांतरण तथा इनके उपयोगों के बारे में हम जानते हैं। जो हमारा क्या हो गया, कंपोजिशन, ये क्या है, स्ट्रक्चर, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये एप्लीकेशन। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं रसायन विज्ञान में। जो रसायन विज्ञान का कंसेप्ट है कि रसायन विज्ञान क्या है भैया, विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के संगठन, संरचना, रूपांतरण और उपयोगों का हम अध्ययन करें, वह क्या होता है, रसायन विज्ञान होता है। देखो रसायन विज्ञान की वैसे हमारे यहाँ बहुत सारी शाखाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्यतः हम 4 शाखाओं का ही जनरली अध्ययन करते हैं। जैसे हम पहला हमारा होता है अकार्बनिक रसायन, दूसरा हमारा कार्बनिक रसायन, तीसरा हमारा भौतिक रसायन और चौथा हमारा होता है विश्लेषिक रसायन। ये 4 रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं मानी गई हैं। बाकी अन्य शाखाएं जो हैं इनसे निकल कर आती हैं, तो उनके बारे में तो ज़्यादा हम चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि वो सीनियर क्लासों के लिए हैं। तो यहाँ तक आपको 4 ही केमिस्ट्री के बारे में, रसायन विज्ञान के बारे में बताया जाएगा। अकार्बनिक रसायन थोड़ा सा हम ऐसे ही जान लें। अकार्बनिक रसायन क्या होता है, रसायन विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, धात्विक, अधात्विक यौगिकों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे इसके अलावा सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आप क्या क्या हो गया, क्षारीय धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, इन सब तत्वों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इनके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं। और जो कार्बनिक रसायन होता है उसमें हम क्या करते हैं, कार्बनिक मतलब कह सकते हो कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं। उसके साथ साथ नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन आदि यौगिकों का भी हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन में। जो तीसरा होता है भौतिक रसायन, उसके अंतर्गत हम अभिक्रियाओं के नियम, सिद्धांत तथा उन अभिक्रियाओं के क्रियाकलापों तथा क्रियाविधियों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और जो विश्लेषिक रसायन हमारा होता है, यह एक प्रकार से औद्योगिकी रसायन होता है। औद्योगिकी स्तर पर यौगिकों के बनाने के नियम और सिद्धांत जो होते हैं, इनके बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो ये विज्ञान की हमारी मुख्यतः 4 शाखाएं बताई गई हैं, जो जनरली आप जान रहे हो। आगे हम बात करेंगे, सिर्फ चलेंगे जो 11th के सिलेबस से बिलोंग कर रहे हैं टॉपिक, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला टॉपिक जो 11th क्लास के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, वह हमारा है रासायनिक संयोग का नियम। तो लॉ ऑफ कंपोजिशन जो चलेगा वो रासायनिक संयोग का नियम रहेगा। केमिकल कंपोजिशन का जो लॉ है उसके बारे में रासायनिक संयोग के नियम का। तो रासायनिक संयोग का नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे। देखो हम जानते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में जितने भी यौगिक हैं, जो भी यौगिक हम यूज कर रहे हैं अपने दैनिक जीवन में, वो कई
परमाणुओं से, और जो परमाणु हैं कई एलिमेंटों के परमाणुओं से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं, तथा इन्हें बनने के लिए किसी न किसी नियम को लगाया गया है, जिस नियम के आधार पर ये क्या है, एक दूसरे से कंबाइंड हुए हैं, जुड़े हुए हैं, और जुड़कर क्या किए हैं, यौगिकों का निर्माण किए हैं। तो रसायन विज्ञान के ऐसे नियम जिनके द्वारा यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम रासायनिक संयोजन का नियम या रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। ठीक है, अर्थात हम सिंपल से भाषा में कह सकते हैं, सामान्य भाषा में, कि रसायन विज्ञान में यौगिक के निर्माण का वह नियम जिसके द्वारा यौगिकों का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक संयोग का नियम कहते हैं। तो ये रासायनिक संयोग के नियम मुख्यतः हमें 6 प्रकार के बताए गए हैं जो हम क्या करते हैं, रसायन विज्ञान में यूज कर रहे हैं। पहला नियम हमारा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। दूसरा हमारा जो नियम है वह है हमारा जो स्थिर अनुपात का नियम, और जो तीसरा हमारा नियम है वह है गुणित अनुपात का नियम। चौथा नियम हमारा व्युत्क्रमानुपात का नियम है, और जो 5वां हमारा है गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम, और 6वां नियम जो है वह है एवोगाद्रो का नियम। तो इन्हीं 6 नियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा जो नियम है वह है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। देखो बच्चों ध्यान देना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब होता है कि द्रव्य का जो परिमाणी मान होता है, परिमाण मान होता है, उसे संरक्षित वह कैसे रहता है। इस नियम के बारे में जिसने बताया कि वैज्ञानिक लोमेनोसो ने, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1789 में बताया कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में, कोई भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया हो, उसमें जो सभी अभिकारक भाग लेते हैं उनका कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया के पश्चात जितने भी उत्पाद बनेंगे उनका कुल द्रव्यमान एक दूसरे के बराबर होता है। उन्होंने बताया कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग लेंगे उनका कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के पश्चात जितने भी उत्पाद बनेंगे, जो भी प्रोडक्ट निकलेगा, वो टोटल जो उसका द्रव्यमान होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। यही द्रव्यमान संरक्षण का इनका नियम था। अर्थात इनके कहने का मतलब यह था कि किसी भी अभिक्रिया के पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात अभिकारक एवं उत्पाद के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के द्वारा न तो द्रव्य को द्रव्यमान बढ़ाया जा सकता है और ना ही द्रव्यमान का क्षरण किया जा सकता है। सिर्फ उनका हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन करते हैं। एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में वे परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु वे नष्ट नहीं होते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। इसे हम आप लोगों को लिखा दे रहे हैं, आप लोग नोट कर सकते हो। द्रव्यमान संरक्षण का नियम अगर नोट करना चाहते हो कि इस नियम का प्रतिपादन फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनियो लेवाइजिए ने किया था। कब? 1789 में, सन 1789 में किया था। कौन किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंटोनियो लेवाइजिए ने। ठीक है, कहीं कहीं पर इन्हें लेवाइजियर, लावूसिए ये भी बोला जाता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनके नाम को कई जगह कई बुकों में अलग अलग तरीके से दर्शाया गया है, जैसे लेवाइजियर कहीं पर लावूसिए के नाम से बताया गया है। तो इनका शुद्धतम नाम जो है वो है एंटोनियो लेवाइजिए। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। 1789 में इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था कि द्रव्य क्या है, अविनाशी है। इन्होंने यह नियम जो दिया था वो डाल्टन के नियम के अनुसार दिया था। डाल्टन ने जो नियम दिया था उसके अनुसार इन्होंने दिया था, क्योंकि उसने बताया था कि जो परमाणु है वह अविभाज्य है। तो इन्होंने बताया कि जब परमाणु ही अविभाज्य है तो द्रव्यमान भी निश्चित रहता होगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता होगा। तो उसी आधार पर इन्होंने अपना नियम दिया था और बताया था। नियम में क्या बताया था कि इस नियम के अनुसार किसी भी भौतिक या रासायनिक क्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा क्रिया के पश्चात निर्मित उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात पदार्थ को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह जो नियम था वह नियम क्या था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद की मात्रा को बताता था।
सिर्फ मात्रा के बारे में बताता था, अपितु इस अभिक्रिया के बारे में या अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तन के बारे में नहीं बताता था। सिर्फ अभिक्रिया में मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है उसके बारे में बताता था। तो हम थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में एग्जाम्पल दिखा देते हैं। आप लोग जैसे इसे नोट कर सकते हो, हमारे वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लेना। तो हम आगे आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं बेटा। जैसे देखते हैं, सपोज दैट हम लेते हैं हाइड्रोजन गैस H2 प्लस लेते हैं क्लोरीन गैस Cl2 और इक्वल टू हम बनाते हैं 2HCl। चूंकि हमें पता है ना ये भी गैस है गैस स्टेट में, ये भी गैस स्टेट में और ये भी क्या बनता है हमारा गैस स्टेट में। जैसे हमने हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस को मिलाया तो हमारा क्या बना, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना। तो यहाँ पे देखते हैं क्या इसके मतलब मात्रा में कोई परिवर्तन हुआ। हाइड्रोजन का परमाणु भार आप लोग जानते हो 1 होता है। अगर यहाँ पर 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का भार 1 माना गया है, अगर 2 हैं तो इसका परमाणु भार कितना, सपोज दैट हम 2 ग्राम यूनिट में या यूनिट में ले सकते हैं, जैसे भी आपको लेना है। क्लोरीन का एक क्लोरीन परमाणु का वेट 35.5 होता है, एटॉमिक मास यूनिट AMU में होता है। तो सपोज दैट 2 परमाणु हैं तो उसका क्या हो जाएगा भैया 35, या इसका कितना होता है 35.5 इंटू अगर हम 2 करते हैं तो इक्वल टू 71, कितना आ जाता है 71। एरो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर भी कितने हाइड्रोजन है 2 हैं तो इसका 2, क्लोरीन कितने हैं 2 हैं तो इसका 71। टोटल वेट करते हैं 71 प्लस 2 इक्वल टू 73 इक्वल टू 73। अर्थात देखो दोनों तरफ वेट बराबर है कि नहीं। हाइड्रोजन गैस लिया, क्लोरीन लिया, यहाँ पर बना हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, तो इस तरफ वेट कितना है 73 AMU अगर हम मानते हैं, तो इस तरफ भी कितना है 73 AMU। अगर इसे हम ग्राम में मानते हैं तो इस तरफ भी ग्राम में मान लेते हैं, सब जगह ग्राम में कन्वर्ट कर ले अगर हम सपोज दैट लेते हैं तो कितना कितना वेट है 73। अर्थात इसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि यह नियम क्या कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। क्लियर है कि नहीं। अगर ऐसे इससे क्लियर नहीं है तो 1-2 और एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH, ये हमारा क्या है अभी बना था हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये हमारा क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा। इससे अगर हम क्या करते हैं रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या बनता है NaCl, जिसे हम सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और हमारा क्या बन जाता है जल H2O। हमने अभिक्रिया में बताया था द्रव्यमान संरक्षण के नियम में कि किसी भी भौतिक या रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक प्रयुक्त होते हैं उनका कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया में जो उत्पाद बनते हैं उनका कुल द्रव्यमान क्या होता है, बराबर होता है। तो हम कुल द्रव्यमान की बात करेंगे। यहां पर हमारे अभिकारक कौन है, रिएक्टेंट हमारे HCl और NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कास्टिक सोडा। यहां पर हमारे प्रोडक्ट कौन से बने हैं, प्रोडक्ट हमारा सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक और जल बना है। तीन दोनों का टोटल वेट, कुल अभिकारकों का कुल वेट और उत्पादों का कुल वेट क्या होना चाहिए, बराबर। तो नियम क्या करेगा, द्रव्यमान संरक्षण का पालन करेगा। हम देखते हैं HCl हाइड्रोजन का कितना होता है 1 + 35.5, ठीक है। इसका टोटल वेट कितना हो जाएगा 36.5 प्लस करते हैं। यहाँ पर कास्टिक सोडा का कितना होता है, Na का देखते हैं, Na का जो होता है वो 23, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, हाइड्रोजन का 1। टोटल वेट कितना हो जाएगा बच्चों 23 और 16 कितना होता है 39 और 1 40 हो जाएगा। इधर भी हम देख लेते हैं Na कितना हो गया 23 और इसका 35.5 प्लस इसका कितना होता है 2 और 16। यहाँ पे नीचे की तरफ देख लेते हैं 23 और 35 जोड़ देंगे 58.5 प्लस इधर कितना हो जाएगा 18। ओके, इसे हम जोड़ लेते हैं दोनों को आपस में। नीचे देखते हैं कितना आता है 36 और 40 अगर हम ऐड करते हैं तो 76.5 आ गया, और यहाँ पर भी इसे ऐड करते हैं 58.5, 18 जोड़ते हैं 76.5। अब देखो दोनों तरफ टोटल क्या है, रिएक्टेंट का जो वेट है 76.5 और टोटल प्रोडक्ट का जो वेट है वो भी 76.5 है। अर्थात यह नियम हमारा क्या कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन
कर रहा है। तो इससे हमारा प्रूफ होता है कि जो लेवाइसिए ने कहा था, उन्होंने सच कहा था कि किसी भी अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों का कुल द्रव्यमान बराबर होता है। अर्थात किसी भी अभिक्रिया में द्रव्यमान का कोई भी क्षरण या कोई भी डिस्ट्रॉइंग नहीं होता है, अर्थात विनाश नहीं होता है। इससे हमारा प्रूफ हो रहा है। तो नेक्स्ट हम टॉपिक अपना लेकर चलते हैं, जो हमारा है स्थिर अनुपात के नियम का। स्थिर अनुपात का नियम, यह नियम जो है यह द्रव्य अनुपात के बारे में बताता है। यह जो नियम है क्या करता है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यानुपात के बारे में बताता है। इस नियम का प्रतिपादन वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में किया था। वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में किया था और इन्होंने बताया इस नियम में कि किसी भी शुद्ध यौगिक में जो तत्व होते हैं, किसी भी शुद्ध यौगिक में जो तत्व होते हैं, उनका द्रव्यानुपात सदैव निश्चित होता है। उनका जो द्रव्य अनुपात होता है वह सदैव क्या होता है, निश्चित होता है। फिर वह यौगिक चाहे जिस स्रोत के द्वारा प्राप्त किया जाए। देखो बच्चों, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे हम जल लेते हैं, सपोज दैट आपको एग्जांपल हम बताते हैं, H2O हमने लिया। अब यह H2O जो जल है, ये जल का सूत्र होता है H2O। अब इस जल को हम चाहे नदी से प्राप्त करें या फिर कुएं से प्राप्त करें या फिर नलकूप से या फिर इसी जल को हम तालाबों से लें, अशुद्धियां रहती हैं वो बात तो अलग है, लेकिन जल को किसी भी स्रोत से हम प्राप्त करें, इसका जो फार्मूला होगा वो H2O ही होगा। और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है वो 16 होता है, 2:16 होता है। ये अर्थात इसे अगर हम क्या करते हैं कि क्रॉस कर देते हैं तो 1:8 क्या हो जाएगा, 1/8 मिल जाता है। तो ये क्या होगा, कभी भी कहीं से भी जल प्राप्त हो तो उसके जो द्रव्यानुपात होगा वह क्या होगा, 1:8 ही होगा। तो इस नियम का मतलब सिर्फ इतना ही है कि किसी भी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यानुपात हमेशा क्या होता है, सदैव निश्चित होता है। फिर वह यौगिक चाहे किसी भी स्रोत से प्राप्त हो। अब इस जल के ही बारे में हम बात करते हैं। जैसे हमने तालाब से जल को लिया तो H2O मिला, और इसी जल को सपोज दैट हम मानो कि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त करें। जैसे हम श्वसन करते हैं तो क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। ग्लूकोज हमारे बॉडी में पाया जाता है, ब्लड में हमारे रहता है, तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाता है तो क्या होता है, उसमें ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज को क्या करता है, जलाता है। जैसे गाड़ियों में आपने देखा होगा ना, एक पाइप निकली रहती है ऑक्सीजन के लिए और वह जाके पेट्रोल को दहन करता है। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। ये तो दिखाते हैं आपको। जैसे हम क्या लें, ग्लूकोज ले लें। ग्लूकोज का सूत्र आपको पता है ना, C6H12O6। और इसे क्या करें, ये हमारे बॉडी में है और हमने ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप ग्रहण किया। ऑक्सीजन ले लेते हैं 6O2, और इसे जब हम क्या करेंगे भाई, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, ग्लूकोज के साथ मिलता है तो ग्लूकोज जलता है। जलने के उपरांत क्या मिलता है, 6CO2 प्लस हमारे बॉडी में क्या बनता है, जल बनता है, जिसे हम बोलते हैं 6H2O। ये हमारा जल बन जाता है टोटल। तो अब केयर करो, ध्यान दो, जल यहाँ पे बना, ये H2O, ये 6 का मतलब ये तो इसकी मात्रा दिखा रहा है H2O। इसका जो अनुपात मिल रहा है क्या, 1:8। देख रहे हो जल बन रहा है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे बना है, इसका अनुपात जो है वो 12:32। अगर इसे हम कटा देते हैं तो यह क्या आ जाएगा, 3:8 आ जाएगा। अब यह कार्बन डाइऑक्साइड हमें कैसे मिला, श्वसन के फलस्वरूप। एक तरीके से और कार्बन डाइऑक्साइड हम बनाते हैं, जो हम चौक यूज करते हैं, उसे अगर हम क्या करें, उष्मा दें तो वह क्या होता है, चौक का सूत्र हमारा होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसे अगर हम उष्मा दें, हीट करें 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक, तो यह क्या हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखो CO2 बना, यहां पर भी इसका अनुपात क्या है, 3:8 ही है। तो देख रहे हो सेम मिल रहा है, अनुपात स्थिर है कि नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड को चाहे श्वसन से प्राप्त करो, चाहे खड़िया चूना को गर्म करके प्राप्त करो, या फिर कोयले के कोक के दहन के द्वारा, C+O2 कोक है, ये कोक हमारा, कोक को हम वायु में क्या करते हैं, जलाते हैं, तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर भी अनुपात क्या है, 3:8।
सिद्ध हो रहा है कि नहीं कि किसी शुद्ध यौगिक को हम किसी भी स्रोत से प्राप्त करें या चाहे जिस विधि के द्वारा प्राप्त करें, उनके तत्वों का द्रव्यानुपात परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात निश्चित रहता है। यही हमारा नियम कहता है स्थिर अनुपात का, जो जोसेफ प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी शुद्ध यौगिक में उपस्थित तत्वों का द्रव्यानुपात सदैव स्थिर रहता है, फिर वह यौगिक चाहे जिस स्रोत से प्राप्त किया जाए। तो यही हमारा नियम स्थिर अनुपात का नियम है, जो किसी भी यौगिक के लिए लागू होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने दो और नियमों के बारे में, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रमानुपात का नियम। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतने ही दो ही टॉपिकों के बारे में बात करते हैं, बाकी टॉपिक हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।